नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेट में तैयार करेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं, खासकर आरओ, एआरओ या फिर कोई और परीक्षा, सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सारे महीनों का जो भी करंट अफेयर्स है, जो आपको अचूक मार्ग सामग्री क्लास में पढ़ाया गया है, उस सबको एमसीक्यूज फॉर्मेट में तैयार करेंगे। तो निश्चिंत रहिएगा। आज हम लोग अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिएगा। फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इस तरह से याद रखिएगा। कुछ भी याद ना रहे तो कम से कम इतना तो याद ही रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। रवीश कुमार को इनसे पहले मिल चुका है। रवि कन्नन जो हैं वो असम के एक कैंसर अस्पताल में डॉक्टर हैं। हाल ही में किस देश को अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई? तो ब्राज़ील को सौंपी गई। इस बार किसके पास थी? तो इंडिया के पास थी, सभी को पता है। इस बार किस क्रम की थी? तो 18वें क्रम की थी। जो ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा वो किस क्रम की होगी? 19वें क्रम की होगी, ये भी याद रखिएगा। इंडिया ने किससे ली थी अध्यक्षता? तो इंडोनेशिया से ली थी। अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है? तो आप सभी जानते हैं नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ने ही दोस्तों नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके संरक्षण को लेकर इसमें प्रयास किए गए हैं। और कर्नाटक दोस्तों क्यों चर्चा में है? आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया था। इसने हाक HAWK हाक नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है। जो वन्य जीव अपराध हैं उनको कम करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है कर्नाटक ने। क्या नाम है उसका? HAWK। हाल ही में कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों केरल में किया गया, कोच्चि में। केरल के कोच्चि में किया गया। और दोस्तों कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी याद रखिएगा। कृषि कुंभ का आयोजन गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में किया जाएगा। यदि बात करी जाए गन्ना अनुसंधान परिषद की, तो वो कहाँ है? शाहजहांपुर। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। वहीं पर कृषि कुंभ का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, ये दूसरे क्रम का होगा। तो जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन केरल में किया गया, केरल के कोच्चि में। और क्रम क्या था दोस्तों? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस। हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भाषा शिखर सम्मेलन की बात, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, तो विकल्प में संस्कृति मंत्रालय है। याद रखिएगा, ये उत्तर नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, याद रखिएगा। भाषा शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप भाषा विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो $400 मिलियन, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसके कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं, उन्हें भी GI टैग दिया गया। एक तो तांगसा वस्त्र है, उसको दिया गया, खामती चावल को दिया गया, और तवांग का याक चुरपी, जो कि एक पनीर है, याक के दूध से बनाया गया पनीर है। याद रखिएगा, ये नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, इसको फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूध को फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। खामती चावल स्वादिष्ट चावल की प्रजाति है। तांगसा वस्त्र तांगसा जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है।
आकर्षक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है और चुरपी याक के दूध से निर्मित पनीर है। हाल ही में किस प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जलीय जीव घोषित किया है। और यहीं पर दोस्तों गुजरात ने राज्य मछली घोल मछली को अपनी स्टेट फिश घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा, इसको भी यहीं पर तैयार कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी जी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय भी गंगा डॉल्फिन ही है और उत्तर प्रदेश की भी राज्य जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है, याद रखिएगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008। गंगा डॉल्फिन को 2009 में। हाल ही में जारी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 2017-18 से 22-23 के बीच कितनी हो गई है? तो 25%, मोटा माटी 25% से बढ़कर 40% हो गई है, याद रखिएगा। यदि इसी संदर्भ में यूपी को लिया जाए तो यूपी में यह भागीदारी 14% थी, उसमें 18% की वृद्धि हुई, 14 से बढ़कर 32% हो गई है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हाल ही में कहाँ देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया? मतलब जो साइकिलिंग ट्रैक होगा उसकी जो रूफ है वो सोलर पैनलों से युक्त होगी, तो हैदराबाद में। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा देश के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया गया? दोस्तों पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन, रेफरेंस ईंधन क्या होता है दोस्तों? रेफरेंस ईंधन एक हाई प्योरिटी फ्यूल होता है, अत्यधिक शुद्धता वाला ईंधन होता है जिसकी कीमत लगभग 800 से 900 रुपये प्रति लीटर होती है। यदि ये हमारी बाइक्स में या फिर जो भी यंत्र हैं उनमें इस्तेमाल होने लग जाए तो बहुत ज़्यादा माइलेज आएगा। तो इंडियन ऑयल कंपनी ने जो है इस ईंधन के उत्पादन की शुरुआत की है। अभी तक हम इसको बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब इसकी शुरुआत भारत में हो गई है, याद रखिएगा। इस ईंधन का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन मतलब उसकी क्षमता जांचने के लिए और सर्टिफिकेशन में किया जाता है। क्षमता जांची, उसी के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इंजन को। अक्टूबर 2023 में कहाँ विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना की गई? तो नई दिल्ली में की गई। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका नई दिल्ली में ही होगा, याद रखिएगा। सहकारी आंदोलन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अक्टूबर 2023 में किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर प्रदेश ने ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने। ग्रीन वार रूम, देखिए ग्रीन लगा हुआ है तो बात हो रही है हरियाली की। तो ये ग्रीन वार रूम दोस्तों जो वायु प्रदूषण है दिल्ली में उसको कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये तमाम सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें ऐसी भी सुविधाएं होंगी कि नागरिक जो हैं वो सरकार से सीधे शिकायत कर सकें और अपनी जो शिकायत है उसका स्टेटस जान सकें। तो ये सरकारी विभागों और नागरिकों को जोड़ता है, एक एप्लीकेशन है जो वायु की गुणवत्ता निगरानी उपकरणों से युक्त है। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है? तो जापान के साथ। सेमीकंडक्टर आप सभी जानते ही हैं, ऐसी वस्तु है जिसकी चालकता कुचालकों और सुचालकों के बीच होती है। जर्मेनियम अक्सर पूछ लिया जाता है। सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। अक्टूबर 2023 में किस देश ने भारत सहित 7 देशों को निःशुल्क वीजा प्रदान करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। दोस्तों ये वही श्रीलंका है जिसके क्रिकेट बोर्ड को
आईसीसी ने निलंबित कर दिया है। याद रखिएगा, वहाँ की सरकार क्रिकेट में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी, इसी से नाराज होकर आईसीसी ने उसको निलंबित कर दिया है। तो श्रीलंका, और इसी ने अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क वीज़ा व्यवस्था शुरू की है। और ऐसी ही व्यवस्था दोस्तों थाईलैंड ने भी की है। THL थाईलैंड ने भी की है। थाईलैंड का पुराना नाम दोस्तों क्या है? सियाम, और इसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है? तो इजराइल। आप सभी जानते हैं वहाँ पर हमास के साथ युद्ध हो रहा है, तो ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऐसा ही एक ऑपरेशन दोस्तों हमास जो वहाँ का आतंकी संगठन है, कहाँ का? फिलिस्तीन का, और जो ज़्यादा उग्र रूप से गाजा में सक्रिय है हमास। हमास ने दोस्तों इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अल अक्सा, जो मस्जिद है उसको छुड़ाने के लिए, उस पर से इजराइल का नियंत्रण हटाने के लिए अल अक्सा। तो अल अक्सा मस्जिद अगर पूछ ली जाए तो कहाँ है? इजराइल में। तो हमास ने जो ऑपरेशन चलाया वो अल अक्सा है, और इसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। आयरन स्वार्ड, याद रखिएगा, क्योंकि आयरन डोम इजराइल का है, उसी से मिलता जुलता नाम है आयरन स्वार्ड। तो ऑपरेशन अजय दोस्तों वहाँ से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया। अक्टूबर 2023 में इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का राजा नियुक्त किया गया? इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया की राजधानी के अंदर, तो मलेशिया का राजा इनको नियुक्त किया गया। मलेशिया की राजधानी कुआं डूब जाऊंगी, कुआलालंपुर। भूटान की दोस्तों थिम्पू है, और यहीं के जो नरेश हैं दोस्तों, जो 8 दिन की भारत यात्रा पे थे, जिग्मे खेसर वांगचुक, ये भारत यात्रा पर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। याद रखिएगा, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें विश्व के प्रमुख निवेशक और नेता शामिल थे, और इसकी थीम थी द न्यू कंपास। हाल ही में मालदीव की राजनीतिक पार्टी, याद रखिएगा PPM, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, मालदीव के किस उम्मीदवार ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू की मौज हो गई है। ठीक है, वो राष्ट्रपति बन गए हैं। ये चीन के समर्थक माने जाते हैं। मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले है। अक्टूबर 2023 में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। अक्टूबर 2023 में पिछले 14 वर्षों के दौरान जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। किस देश में दोस्तों 14 वर्षों के दौरान सबसे कम जन्म दर देखी गई? तो वह है दोस्तों इटली। इटली दोस्तों इसकी राजधानी है रोम, और रोम जो है वो किस नदी के किनारे? टाइबर का जो राह है इसको रोम के राह से जोड़ दीजिएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे रोम। और इसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो जॉर्जिया मेलानी है। और अभी हाल ही में दोस्तों इसने स्वयं को बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो BRI इनिशिएटिव है चाइना की, आपको अचूक मार्ग सामग्री में पढ़ाया है, उससे अलग करने की घोषणा कर दी है। फिलीपींस पहले ही ये काम कर चुका है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक वैक्सीन का आविष्कार किया है? इसकी वैलिडिटी 13 वर्ष तक है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने, ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। पुरुषों के जो दोस्तों शुक्राणु हैं उनकी पूंछ में चिपक कर उन शुक्राणुओं की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देती है। ये वैक्सीन 13 वर्ष तक
पुरुषों के शरीर में प्रभावी रहेगी। पुरुष के लिए गर्भ निरोधक थोड़ा अजीब सा लगता है, महिलाओं के लिए गर्भ महिलाएं ही धारण करती हैं, लेकिन उस गर्भ में कहीं ना कहीं पुरुषों की भी भागीदारी होती है। तो इसको लेके परेशान मत होइएगा कि पुरुषों को लेके क्यों गर्भ निरोधक इस्तेमाल किया गया है। कई मैगजीन अखबारों में इसी तरह से दिया गया है। टीबी D1 क्या है दोस्तों? टीबी रोग का एक वैक्सीन है? नहीं। गगनयान का टेस्ट मिशन है या फिर नए खोजे गए ग्रह का नाम है? तो सही उत्तर है गगनयान का टेस्ट मिशन है टीबी D1। 21 अक्टूबर 2023 को इसके पहले टेस्ट व्हीकल एवार्ट मिशन 1 टीबी D1 जरूर याद रखिएगा, सीधे पूछ लिया जाएगा क्या है। उसका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? जो चालक दल था उसकी सफल लैंडिंग का परीक्षण करना, जिसमें वैज्ञानिक सफल हो गए। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया? देखिए, वायु लगा है तो वायुसेना की बात हो रही है, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, DRDO को मत घुसाइएगा। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO दोस्तों हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं, समीर कामत। और यूपी में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया। हाल ही में किसने खोजी गई मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो WHO ने दी है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? R21 या फिर मैट्रिक्स। इससे पहले मास्क्यूरिक्स नामक वैक्सीन को WHO मंजूरी दे चुका है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये WHO क्या है? अचूक मारक सामग्री में आपको बताया है बर्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पशुओं की हेल्थ से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो दोस्तों पाकिस्तान ने किया है और इसी ने दोस्तों एक एंटी मिसाइल सिस्टम है अवावील। अवावील एक पक्षी है, कुरान में इसका उल्लेख किया गया है। अवावील का भी इसने परीक्षण किया है। क्वेश्चन अगला यही है, किस देश ने डिफेंस सिस्टम अवावील का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने। जैसे आयरन डोम है इजराइल का, वैसे ही इसका है अवावील। और भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसे ही डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए, तो उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। और S-400 जो हमने रूस से लिया है वो भी भारत का एक डिफेंस सिस्टम है। और इसका नाम दोस्तों भारत ने क्या रखा है? अभी हाल ही में आपको अचूक मारक सामग्री में बताया, सुदर्शन। ये नाम रखा है किसका? S-400 का। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111। और इसमें स्कोर भारत का कितना रहा? 28 या फिर आप याद रखिएगा 29। स्कोर आपसे पूछा जा सकता है 29। और भारत में भूख का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में रखा गया है, गंभीर, याद रखिएगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर RBI ने जुर्माना लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। जो KYC से संबंधित नियम है उनका उल्लंघन इसने किया, इसीलिए RBI ने इस पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अक्टूबर 2023 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत में अमीर व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान स्वाभाविक सी बात है कि गौतम अडानी को मिला होगा। चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
तो गोला नदी पर किया गया है, जो कि रामगंगा की सहायक है। उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय है तो इसके कई उद्देश्य हैं। सिंचाई में भी इसका इस्तेमाल होगा, पेयजल आपूर्ति में भी इसका इस्तेमाल होगा और विद्युत उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो गोला नदी पर है, ये रामगंगा की सहायक है गोला नदी। और रामगंगा किसकी सहायक है दोस्तों? रामगंगा गंगा की सहायक है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इसी नदी पर है, रामगंगा नदी पर। अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो मेरी शादी में जरूर आना वाले राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो RKG मतलब राजीव कुमार जी हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 107 पदक जीते हैं। चाइना दोस्तों पहले स्थान पे है, इसने 300 प्लस पदक जीते हैं। चाइना पहले स्थान पे है, 107 पदक दोस्तों। 38 इसने सिल्वर जीते हैं, माफ़ कीजिएगा 28 गोल्ड हैं, प्लस एक मिनट जरा देख ही लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 28 गोल्ड हैं, जो सबसे कम है वो गोल्ड हैं। 10 और जोड़ दीजिए तो 38 सिल्वर हो जाएंगे, और 3 और जोड़ दीजिए 38 में तो 41 ब्रांज हो जाएंगे। चाइना ने 383 पदक जीते हैं और पहला स्थान प्राप्त किया है। हांगजू में इनका आयोजन हुआ था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्ष बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी में जीता, याद रखिएगा। और जो अगले दोस्तों 20वें एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कहाँ होगा? 2026 में होगा। कहाँ? जापान के आइची में। इस बार 2022 वाले जो हैं दोस्तों वो कब हुए हैं? 2023 में। और 4 वर्ष पे इनका आयोजन होता है, तो 26 में जापान के आइची जो कि नगोया में है वहाँ पर इनका आयोजन होगा। वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में कितने नए खेल शामिल किए गए? 2028 में मतलब 2024 में भी होंगे और 2020 में। 2020 वाले कहाँ हुए दोस्तों? टोक्यो में। 2024 वाले कहाँ होंगे? पेरिस में। और 2028 वाले अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। उन्हीं खेलों में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, उन पांचों के नाम क्या हैं? क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। फ्लैग फुटबॉल है दोस्तों, फ्लैग फुटबॉल एक ही है, स्क्वैश अलग है। बेसबॉल भी इसमें शामिल हुआ है। किन दो देशों के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 नामक अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स का आयोजन होता है। सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। और श्रीलंका के बीच होता है सिलीनैक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। संप्रीति अभ्यास 2023 दूसरे संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। ऐसा ही एक अभ्यास बोंगो सागर होता है, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच। बोंगो बांग्लादेश, बंगाली में कहेंगे बांग्लादेश, तो बोंगो को बोंगला पढ़िएगा तो याद रहेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगलो अभ्यास। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग अभ्यास है, इसके दूसरे चरण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। पहले का पहले ही हो चुका है, जनवरी में। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को दोस्तों फाओ की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसी उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके ठीक 8 दिन बाद 8, 16 और 8, 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला है
प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपको ऊपर बताया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हाल ही में भारत सम्मान से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों इसरो को नवाजा गया। क्यों? इसका जो मिशन था चंद्रयान, उसकी सफलता के चलते इसको बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद, उन्होंने इसरो को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वो भी 10वें क्रम के हैं, 10वें। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है वहीदा रहमान को, दोस्तों ये अभिनेत्री हैं, इनके सिनेमा में अच्छे योगदान के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। इन पुरस्कारों का वितरण दोस्तों मुर्मू ने किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी कथन देकर आपको भ्रमित कर देता है आयोग। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भैया नई दिल्ली में ही हैं, तो नई दिल्ली में ही आयोजन हुआ, ऐसे जोड़िएगा। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो उधम सिंह को। यदि बात की जाए हिंदी फीचर फिल्म का, तो वो हो जाएगी रॉकेटरी। रॉकेटरी जो तन्नू वेट्स मन्नू है, उसमें जो शर्मा जी हैं उन्हीं की ये फिल्म है। तो उधम सिंह को फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किसे भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अमोल मजूमदार को। अमोल मजूमदार को। और राहुल द्रविड़ दोस्तों जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ अभी, उसमें भारतीय टीम के कोच थे। हाल ही में अमोल मजूमदार को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अरिंदम बागची को दोस्तों भारत का यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे। सौम्या स्वामीनाथन दोस्तों जो एमएस स्वामीनाथन है उनकी पुत्री हैं, जिनका अभी निधन हो गया है हाल ही में, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। तो इंद्रमणि पांडे जो हैं दोस्तों बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर दोस्तों ढाका में है। स्थापना इसकी 1997 में की गई थी। अक्टूबर 2023 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अरिंदम बागची को। जया वर्मा सिन्हा जो हैं दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये भी आपको अचूक मार्ग सामग्री में कराया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अतिसारी, मतलब इनको अतिसार 35 हो गई, इनका निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो फिनलैंड। ठीक है, झीलों के देश फिनलैंड के राष्ट्रपति थे अतिसारी। इनको इतनी 35 हुई कि यहाँ की जो झीलें थीं उनको इन्होंने भर दिया। ऐसे याद रखिएगा, फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। और ये छोटे मोटे नहीं थे दोस्तों, ये नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करता थे। भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम एस गिल का
नई दिल्ली में निधन हो गया। वो किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो 11वें क्रम के। यदि पहले क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछ लिए जाएं तो वो कौन थे? देखिए याद नहीं आ रहा है। सुकुमार सेन। सुकुमार एकदम राजकुमार टाइप के थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी। रमा देवी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत एवं किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास वरुण के दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया गया? तो अभ्यास वरुण। तो वरुण दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वरुण जल का देवता हुआ करता था। तो जल का संबंध नेवी से है, तो ये नौसैन्य अभ्यास है, फ्रांस के बीच हुआ। यदि बात कर दी जाए गरुड़ की, तो गरुड़ पक्षी है, तो अभ्यास गरुड़ जो है वो भी भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन वो एयरफोर्स नौसैन्य वायुसेना का अभ्यास है, याद रखिएगा। और अभ्यास शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला, जो वहाँ की सेनाएं हैं उनके बीच, जो थल सेनाएं उनके बीच अभ्यास होता है। अक्टूबर 2023 में किस देश की प्रसिद्ध कवयित्री, इसकी बरतनी जरूर याद रखिएगा, लुईस ग्लक का निधन हो गया है। वो अमेरिका की थी और इनका एक उपन्यास था वाइल्ड आयरिस, इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो जहाँ पोला पोला हो तो वो होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता में वो पुरस्कार दिया जाता है। आजकल पत्रकारिता जो है स्टूडियो में बैठ के हो रही है, सब कुछ पोला पोला मिल रहा है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसको कहते हैं पोला। तो पोला पुलित्जर, और जहाँ करना पड़ता है पुलित्जकर होता है, पुलित्जकर, माफ़ कीजिएगा, प्रित्जकर, उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्रित्जकर जहाँ करना पड़ता है, तो वो जो है आर्किटेक्चर में दिया जाता है। प्रित्जकर जहाँ करना पड़ता है तो वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, और पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है। हाल ही में किस देश के शिक्षक दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किस देश के हैं ये शिक्षक? तो दोस्तों ये भारत के हैं, और भारत के किस राज्य के हैं? तो पश्चिम बंगाल के हैं, आसनसोल जिले के। कोविड के दौरान इन्होंने बच्चों को नवीन रोचक विधियों से पढ़ाने के लिए इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में किस देश की महिला को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? शांति का नोबेल दोस्तों ईरान। ईरान की महिला हैं दोस्तों नरगिस, कहीं कहीं आपको नरगेसी भी मिलेगा, नरगिस पूरा नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नरगिस फाकरी आप लोग जान ही रहे हैं, इन्हीं के नाम से याद रखना है। नरगिस फाकरी जो कि पाकिस्तान की अभिनेत्री थी, और भारत में जो रॉक स्टार फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, उसमें इन्होंने एक शब्द बोला था वगर ऑफ, ये वही वाली अभिनेत्री हैं। तो नरगिस फाकरी को नरगेसी मोहम्मदी से जोड़िएगा। महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ईरान की हैं। हाल ही में क्लाउडिया गोल्डी को किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आपको जब मैं नोबेल पढ़ा रहा था तो एक ट्रिक बताया, गोल्ड दोस्तों, गोल्ड की बात की जाए तो क्या है? गोल्ड है अर्थ, मतलब एक तरह का धन है। और अर्थ की बात किस में होती है? अर्थव्यवस्था में। और गोल्ड दोस्तों किसको ज़्यादा प्रिय है? महिलाओं को। तो महिलाओं की श्रम में किस तरह की भागीदारी है, श्रम बल में किस तरह की भागीदारी है, उसी चीज़ को लोगों के समक्ष रखने के लिए जो क्लाउडिया गोल्डी हैं, अमेरिका की हैं, यूएसए की। सामान्य देश की तो अर्थशास्त्री महिला हो ही नहीं सकती, बिरले ही होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत ही महिलाओं को बोरिंग विषय लगता है। सब पर ये चीज़ लागू नहीं होती, याद रखिएगा। केवल और केवल आपके ट्रिक को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो गोल्ड को याद रखिएगा, पूरा हो जाएगा।
तो अमेरिका जैसे विकसित देश की ही कोई महिला होगी जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। और रसायन का नोबेल दोस्तों आपको ट्रिक बताया था, एलेक्सी ब्रूस ने मैगी मतलब मोंगी में रसायन मिला दिया। एलेक्सी ब्रूस और मोंगी, ये 3 लोग थे जिनको रसायन का नोबेल मिला है, केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। हाल ही में किस देश में COP28 के लिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। COP28 का आयोजन आप सभी जानते हैं UAE में हो रहा है, UAE में। तो सेनेगल में दोस्तों इसकी रूपरेखा तैयार की गई। सेनेगल, जो चीज़ गले में चली जाती है तो गले के अंदर चली जाती है तो फिर क्या होता है, डकार आती है। तो सेनेगल की राजधानी डकार है, याद रखिएगा। हाल ही में किस पक्षी को पहली बार केरल में देखा गया, तो बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर को, याद रखिएगा। ये जो है केरल के कन्नौर में देखा गया, लेकिन ये आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश का है, बर्फीले क्षेत्र का दोस्तों ये पक्षी है, लेकिन इसको केरल में देखा गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है, कन्नौर में देखा गया। ये जो है शुष्क आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में अपने घोंसलों को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के मैदानी घास के मैदानों की ओर सर्दियों के मौसम में आते हैं, और इसी क्रम में जो है दोस्तों ये भारत के केरल तक आ पहुंचा, प्रवासी पक्षी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों के आकार में कितनी कमी दर्ज की गई, तो 10%। पिछली बार अचूक मार्क सामग्री में आपको बताया था कि ज्यूरिख जो शहर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ना कि जर्मनी। हालांकि मैंने वहाँ पर बताया नहीं था, मैंने कहा था एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो एक साथी हम ही लोगों में से हैं जिन्होंने कमेंट करके इस चीज़ को बताया, उन्हीं की कमेंट को मैंने पिन कर दिया है। हाल ही में ईरान की किस महिला को यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया, तो महसा अमीनी को। ये वही महसा अमीनी है जिनकी ईरान में दोस्तों पुलिस कस्टडी में टाइट कपड़ों को लेकर अपराध के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में ही इनकी मौत हो गई थी। वहाँ की महिलाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया, रोड पे निकल आई दोस्तों, आंदोलन सा छिड़ गया था, और उसी आंदोलन का समर्थन जो है वो दोस्तों नरगिस ने किया था, जिन्हें शांति पुरस्कार मिला है। तो ये वही महसा अमीनी हैं, इन्हीं को शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया है यूरोपियन यूनियन ने। तो इस तरह से दोस्तों लगभग हमने 58 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इनकी संख्या और ज़्यादा, इनडायरेक्ट रूप से इनकी संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टली हमने 58 क्वेश्चन किए हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज भी उपलब्ध कराई जा रही है, टारगेट विद पार्थ, इसी नाम से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। आप लोगों का साथ ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप लोगों ने देखा है कि रीच बहुत कम हो गई है चैनल की, व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि चैनल सस्पेंड चल रहा है, इसी वजह से ऐड भी आना बंद हो गया है। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए ताकि चीज़ें आपको तेज़ी से उपलब्ध कराता रहूँ। तो खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए और माता पिता का ख्याल रखिए, उनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद।